ये फिल्म कमाल की है। ये फिल्म काफी कुछ कहती है। इंसानों ने पर्यावरण का जो नुकसान किया है ये उसकी बात करती है। ये नक्सलवाद की भी बात करती है। झारखंड की पॉलिटिक्स की भी बात है। वहाँ की लोकल सिचुएशन को भी अच्छे से समझाती है। ये फिल्म आपको झकझोर भी देती है। जब दसरू ट्रेन के डिब्बे में अपनी बेटी को लेकर छिपा होता है और बाहर से लोग दरवाजा तोड़ रहे होते हैं तो दसरू के चेहरे पर जो दर्द दिखता है उसके आंसू आप भी महसूस कर सकते हैं। फिल्म का एक एक फ्रेम आपसे कुछ कहता है। ना कोई बड़े सेट, ना कोई महंगे कॉस्ट्यूम, लेकिन फिल्म की कहानी एकदम दिल में उतर जाती है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मनोज बाजपेयी की जोरम मूवी को। और मनोज बाजपेयी की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि जिस लेवल की वो एक्टिंग करते हैं शायद ही कोई एक्टर कर पाए। तो शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दसरू और उसकी पत्नी वानो को, जो कि झूले पर झूल रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद मुंबई में दसरू और उसकी पत्नी को, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर दसरू ने अपना नाम बदल कर वाला रखा होता है। उसने ऐसा क्यों किया होगा वो सब कहानी के आगे मालूम चल जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। यह दसरू और उसकी पत्नी एक साथ किसी तरह से काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं और यहाँ इनकी 3 महीने की एक बेटी भी है जिसका नाम जोरम है। दसरू और उसकी पत्नी जिस बिल्डिंग में काम करते हैं वहीं पर उनके साथ और भी मजदूर रहते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं। अब अगले दिन दसरू और उसकी पत्नी जब काम कर रहे थे तभी वहाँ पर झारखंड की एक एमएलए आती है, जिसे देखकर दसरू काफी हैरान रह जाता है। एमएलए वहाँ पर मजदूरों के लिए कुछ तोहफे लेकर आई हुई होती है। जब एमएलए दसरू को देखती है तो वो उसके पास आती है और उसका नाम पूछने लगती है और साथ ही उसके गाँव का नाम भी, जिस पर दसरू बताता है वो झारखंड गाँव से है। और तभी एमएलए जवाब में कहती है वो भी झारखंड से है, जिसके चलते एमएलए उसे एक गिफ्ट देती है और साथ ही उसकी पत्नी को बुलाने की बोलती है। जिसके बाद एमएलए दसरू के घर जाती है और खाना खाती है और दसरू से पूछने लगती है कि वो यहाँ मुंबई कब आए और इससे पहले क्या काम करते थे। दसरू जवाब में बताता है यहाँ उन्हें आए हुए 5 से 6 साल हो गए हैं। जिसके बाद एमएलए वहाँ से जाने लगती है और उसे एहसास होता है ये और कोई नहीं है, दसरू है और ये यहाँ अपना नाम बदल कर रह रहा है। और वहीं दसरू भी एमएलए से डरने लगा था। दसरू अगली सुबह अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेने बाजार जाता है। जब वो बाजार से अपने घर लौट कर आता है तो वो देखता है उसकी पत्नी को किसी ने उल्टा लटकाकर बड़ी बेरहमी से मार डाला है और वहीं उसकी बेटी बिलखती हुई रो रही होती है। ऐसा नजारा देखकर दसरू की आंखें भर आती हैं। वो रोने लगता है, टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी को किसने मारा होगा। मगर तभी कुछ लोग दसरू पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से दसरू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। और जब वहाँ के मजदूरों को इस खबर के बारे में मालूम चलता है तो वो फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। मगर दसरू पुलिस से बचकर किसी तरह से भाग निकलता है। अब दसरू को पकड़ने का केस सब इंस्पेक्टर रत्नाकर को सौंप दिया जाता है। ऐसे ही रत्नाकर अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज किसी और को ड्यूटी पर भेज दें। एक्चुअली में रत्नाकर 2 दिनों से अपने घर नहीं गया था, लेकिन सीनियर ऑफिसर उसकी बात नहीं मानते और फटकारते हुए कहते हैं जब तक दसरू पकड़ा नहीं जाता तब तक वो घर नहीं जा सकता। इसलिए रत्नाकर फौरन ही काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमएलए किसी को कॉल पर बताती है कि गांव के बागी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसलिए उन्हें फौरन ही खत्म करना होगा। अब एमएलए दसरू का वो वीडियो एक न्यूज चैनल वाले को दे देती है। इस तरह दसरू की वो वीडियो हर तरफ वायरल हो जाती है। जो मुंबई से जो मजदूर भागा है वो असल में एक रेवेलियन है, जो पहले झारखंड के जंगलों में रहा करते थे और अब वो यहाँ मुंबई में आया है। इसका मतलब उसका यहाँ कोई ना कोई बड़ा प्लान है हमला करने का। इसलिए ऊपर से रत्नाकर पर प्रेशर बढ़ने लगता है कि वो जल्द से जल्द दसरू को गिरफ्तार करे। अब आगे हम दसरू को देखते हैं। वो मदद के लिए अपने एक फ्रेंड के पास जाता है। उसका दोस्त उसे कुछ कपड़े और बच्ची के लिए कुछ खाने पीने के लिए देता है, जिस पर उसका दोस्त दसरू से कहता है आखिर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो वो भाग क्यों रहा है, वो पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। दसरू कहता है अगर वो उनके पास गया तो वो लोग उसकी बेटी और उसे जान से मार डालेंगे। ये सब बोलकर दसरू वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस को मालूम चल गया था कि दसरू को रेलवे स्टेशन पर देखा गया है, इसलिए फौरन ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और रत्नाकर को मालूम चलता है दसरू झारखंड जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था। इसलिए सभी पुलिस उस ट्रेन में चढ़ जाती है और हर जगह तलाशी करना शुरू कर देती है। और वहीं दसरू अपनी बेटी को संभालते हुए किसी तरह से पुलिस वालों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस उसके पास आती दिखाई देती है। रत्नाकर दसरू से बोलता है वो अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दे, जिस पर दसरू कहता है उसने कोई गुनाह नहीं किया है। वो दसरू से कहता है उसे इस तरह से भागना नहीं चाहिए, अगर वो सरेंडर कर देगा और उसने कुछ भी नहीं किया है तो उसे कोई सजा नहीं होगी। जिस बात पर दसरू
पूछता है क्या वो गारंटी दे सकता है। रत्नाकर जवाब में कहता है वो पूरी कोशिश जरूर करेगा। अब जब रत्नाकर दसरू से बात कर रहा था तभी उसी वक्त एक लेडी कांस्टेबल दसरू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है और ट्रेन से नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण दसरू वहाँ से मौका देखकर बचकर निकल जाता है। अब दसरू झारखंड के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ये खबर रत्नाकर को मालूम चलती है तो उसे ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि वो भी झारखंड जाए। अब दसरू झारखंड पहुंच चुका था और अपनी बेटी जोहरम से बोलता है कि उसकी माँ कब से यहाँ आना चाहती थी और उसकी एक ख्वाहिश थी वो यहाँ आकर झूला झूले, लेकिन वो उसे अपने साथ ला नहीं पाया। अब वो अपने गाँव को देखता है। वो गाँव पहले जैसा नहीं रहा था, सब कुछ बदल चुका था और वहाँ पर एक डैम भी बन चुका था। अब दसरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कब तक ऐसे भागते रहे और कहाँ जाए। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और वो देखता है आसपास के सभी घर तोड़े जा चुके हैं। अब यहीं से दसरू की फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है। दरअसल दसरू और उसकी पत्नी इसी गांव में रहा करते थे। यह गांव के लोग काफी अच्छे से रहा करते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी जमीन थी। उनका गांव जंगल का एक हिस्सा था। एक दिन गांव में कुछ ऑफिसर्स आते हैं और बताते हैं उन्हें अपनी जमीनें खाली करनी होंगी क्योंकि वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, लेकिन गाँव वाले इस बात से सहमत नहीं थे। वो अपनी जमीन नहीं देंगे। तभी ऑफिसर गाँव वालों को समझाते हैं उन्हें जमीन के बदले ढेर सारा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन गाँव वाले जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ मानवी था जो कि एमएलए का बेटा था। दरअसल वो एमएलए आदिवासियों में से पहला एमएलए था और उनका बेटा मानवी सबको समझाता है कि वो अपनी अपनी जमीनें दे दें, इसी में सबकी भलाई है क्योंकि बाद में वो लोग जमीन भी ले लेंगे और मुआवजा भी नहीं देंगे। लेकिन गांव वाले जमीन देने से इनकार कर देते हैं। साथ ही उस गांव में एक रेबेलियन ग्रुप था जो कि किसी भी हालत में जंगल को बचाना चाहता था और दसरू भी उसी ग्रुप का सदस्य था। एक दिन सभी गाँव वालों को मालूम चलता है कि मानवी सभी गाँव वालों को जमीन बेचने के लिए फोर्स कर रहा है। अब जैसे ही ये खबर गाँव वालों को पता चलती है, जैसे ही सभी लोग मानवी के गाँव जाते हैं और उसकी कई हद तक पिटाई लगा देते हैं। फिर उसे पेट से उल्टा लटका दिया जाता है। उनकी लीडर सभी को धमकी देती है और कहती है आइंदा से किसी ने जंगल की ओर देखा तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मगर दसरू मानवी की ऐसी हालत देखकर काफी डर गया था। उसे इस तरह से मारना और टॉर्चर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो मानवी को नीचे उतारता है और उसे पानी पिलाकर वहाँ से फौरन ही भाग जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है कि हम लोग इस गाँव को छोड़कर चले जाएंगे और कुछ साल गुजर जाने के बाद वापस लौट आएंगे। जिस बात पर उसकी पत्नी मान जाती है और उसी रात वो लोग अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ दसरू अपने गाँव वापस आ चुका था। फिर वो अपने साथियों को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है उसके सभी साथियों की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर दसरू काफी हैरान था और वहीं रत्नाकर भी दसरू के गाँव आ चुका था। तभी उसकी नजर कटे हुए पेड़ों पर पड़ती है। दरअसल ये पेड़ इसलिए काटे गए थे क्योंकि यहाँ हाईवे का काम चल रहा था। दूसरी तरफ रत्नाकर को लेने सुकेतु जाता है जो रत्नाकर को उनके गाँव के बारे में बताता है और उसे थाने लेकर जाता है। रत्नाकर थाने की ऐसी हालत देखकर काफी हैरान था क्योंकि वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ आदिवासी बच्चों को लेडीज जेल में रखा था क्योंकि उनके पास कुछ हथियार बरामद हुए थे। जिस पर रत्नाकर बोलता है कि आदिवासियों के पास हथियार तो होते ही हैं। जिस पर वो ऑफिसर बोलता है जब ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो उन्हें वो करना पड़ता है। जिसके बाद वो ऑफिसर रत्नाकर को उसका ऑफिस दिखाता है। दरअसल उन लोगों ने थाने को ही घर बना रखा था और वहीं पर सब लोग रहते थे। यहाँ रत्नाकर मुंबई से आया था, इसलिए उसकी आने की खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं। आधी रात को सभी लोग नशा करके सो जाते हैं और वहीं रत्नाकर उन आदिवासियों के बच्चों को जेल से रिहा कर देता है क्योंकि वो जानता था वो कोई अपराधी नहीं है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए सुकेतु देख लेता है मगर वो किसी को कुछ नहीं बताता। और दूसरी तरफ दसरू को देखते हैं जो अपने एक दोस्त से मिलने आया होता है और उससे मदद मांगता है। उसका दोस्त बताता है कि दसरू को इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। दसरू का कहना था उसे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो गाँव से भाग गया था। और वो ये भी बताता है वो यहाँ इसलिए आया है जो कि वो अपनी लीडर से मदद मांग सके और उसे रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। दसरू का दोस्त उसे बताता है जब दसरू गांव छोड़कर भाग गया था तभी कुछ दिनों बाद ऑपरेशन हंट मिशन गांव में शुरू किया गया था जहाँ रेबेलियंस को जंगल में ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से मारा गया और दसरू का कोई भी साथी जिंदा नहीं बचा था। दोस्त की बातें सुनकर दसरू की आंखों में आंसू भर आते हैं और सबसे बड़ी बात दसरू ये नहीं समझ पा रहा था आखिर उसकी पत्नी को किसने मारा था और किस लिए मारा। फिर दसरू का दोस्त कहता है वो रात होने का वेट करे, जिसके बाद वो उसे एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाएगा। और फिर दसरू अपनी बेटी को खाना खिलाता है और फिर रात होने का इंतजार करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ एमएलए लोकल पुलिस वालों को फोन करती है और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलती है जहाँ कहीं भी उन्हें दसरू दिखाई दे वो फौरन ही उसे मार दे। जिसके बाद सभी लोग दसरू को पकड़ने निकल जाते हैं। उनके साथ ऑफिसर भी जाता है और सभी से धमकी देकर कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा। और वहीं हम दसरू को देखते हैं जो अपने दोस्त का वेट कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर पुलिस आ
जाती है और उसके ऊपर गोलियां फायर करने लगती है। मगर रत्नाकर उन्हें ऐसा करने को मना कर रहा था, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मान रहा था। लेकिन दसरू वहाँ से किसी तरह बच के भाग जाता है। वो अच्छे से समझ गया था उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है, इसलिए दसरू अपने दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया था। उसका दोस्त कहता है आखिर वो क्या करता, अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो वो लोग उसे और उसकी फैमिली को मार देते। लेकिन दसरू उसे छोड़ देता है, उससे कुछ नहीं कहता, फिर वहाँ से भागने लगता है। अब दसरू को समझ आ गया था अब उसे कहाँ जाना है, और वहीं रत्नाकर समझ नहीं पा रहा था आखिर पुलिस वाले दसरू को क्यों शूट कर रहे थे। जिस पर सुकेतु उसे बताता है उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं कि वो दसरू को खत्म कर दे। अब रत्नाकर सारी कहानी जानना चाहता था। फिर सुकेतु बताता है दरअसल मानवी के जो पिता थे वो आदिवासी के ग्रुप के पहले एमएलए थे, इसलिए सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ कुछ ऑफिसर्स आए और कहने लगे उन्हें यहाँ कुछ डेवलपमेंट करना है, इसलिए गाँव के लोगों को अपनी जमीनें खाली करनी होंगी। यह गाँव वाले इसके लिए तैयार नहीं थे, मगर मानवी सबको समझाने लगा कि उन्हें अपनी जमीनें दे देनी चाहिए, इससे उन्हें पैसे भी मिलेंगे और साथ ही कुछ काम। लेकिन गाँव वालों को लगा मानवी उन ऑफिसर्स के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो अपने फायदे के लिए उनकी जमीनें बिचवा रहा था। मगर मानवी का कहना था आखिर सरकार अपनी जमीनें ले ही लेगी, इससे अच्छा है गाँव वाले पहले ही उनकी बात मान ले और पैसे लेकर अपनी जमीन दे दें। लेकिन जब ये बात बागियों को जब पता चली और उन्हें लगा मानवी फोर्सफुली गाँव वालों की जमीन दे रहा है, जिसके कारण बागियों ने आकर मानवी को काफी मारा और साथ ही खूब टॉर्चर किया, जिसकी वजह से मानवी की दर्दनाक मौत हो गई। और ये खबर जब उसके पिता को मालूम चली तो वो उसकी मौत का सदमा झेल नहीं पाए और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद मानवी की मां यानी कि एमएलए बन गई। फिर जिसके बाद ऑपरेशन हंट शुरू हो गया और सारे बागियों को मार दिया गया। सुकेतु ये भी बताता है मानवी की मां बहुत ही शांत विचार की थी, लेकिन बेटे और पति को खोने के बाद वो शैतान बन गई और ऑपरेशन हंट शुरू कर दिया, जिसमें उसने सारे रेविलेंस को मार डाला और अपने बेटे और पति का बदला लिया। और उन्हीं रेविलेंस में से एक दसरू है जो पहले गाँव छोड़कर भाग गया था, इसलिए अब एमएलए उसे भी मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। अब ये कहानी सुनने के बाद रत्नाकर सुकेतु से कहता है कि उसे फौरन ही एमएलए से मिलना है। सुकेतु उसे बताता है कि वैसे तो उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं कि वो रत्नाकर को वापस भेज दे, मगर फिर भी वो उसे एमएलए से मिलवाने ले जाएगा। अब दूसरी तरफ हम एमएलए को देखते हैं जो न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देकर लौट रही थी, लेकिन तभी वो देखती है उसकी गाड़ी के पीछे दसरू छुपा हुआ था, इसलिए वो अपनी गाड़ियों को माइंस की तरफ लेकर जाती है ताकि वो वहाँ पर दसरू को जान से मार सके। जिसके बाद वो वहाँ पुलिस वालों को भी आने की बोलती है, मगर तभी वहाँ रत्नाकर भी पहुँच जाता है। वो एमएलए से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहे दसरू वहाँ पहुँच जाता है और एमएलए से माफी मांगने लगता है कि वो उसे बचा ले। दसरू बताता है किसी ने उसकी पत्नी को मार दिया है और अब उसे और उसकी बच्ची को मारना चाहते हैं, इसलिए वो चाहता है कि एमएलए उसे बचा ले। तभी रत्नाकर दसरू को बताता है उसकी पत्नी को एमएलए के कहने पर ही मारा गया था और उसको भी मारने के लिए एमएलए ने ही बोला था। रत्नाकर की ये सारी बातें सुनकर दसरू के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एमएलए दसरू को गन निकाल कर शूट करने को होती है कि तभी रत्नाकर एमएलए को रोकता है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और उसी वक्त एमएलए को गोली लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है और फिर दसरू को शूट करने लगती है। अब दसरू भी एमएलए के पास जो गन थी उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ रत्नाकर सभी को समझा रहा था कि वो लोग उसे शूट न करें, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो वहीं दसरू अपनी बेटी को लेकर भाग रहा था और वहीं एक पुलिस वाला दसरू को मारने वाला होता है कि तभी दसरू उसे शूट कर देता है। जिसके बाद दसरू घने जंगलों में भाग निकलता है। ये सब देखकर पुलिस वाले वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो जंगल काफी घना और बड़ा था और सबसे बड़ी बात वो उसी जंगल में पला बड़ा था, इसलिए उसे उस जंगल में ढूंढना इतना आसान नहीं था। अगर कोई उस जंगल में गया वो फिर कभी वापस नहीं लौट पाएगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।